अच्छा, तो हम स्टार्ट लेंगे अभी, ठीक है, मगर इससे पहले हम कल जो थोड़ा सा काम हमने किया था तो उसको एक नज़र जल्दी से उस पर दौड़ा लेंगे कि क्या क्या हमने किया था। ये जो कोड अभी आपके सामने खुला हुआ है तो आप देख रहे हैं, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, उसमें मैंने खोला हुआ है, ठीक है। आप अगर कोड ब्लॉक्स में कोड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता। कल मैंने आपको बता दिया था कि ऑप्शंस कोई भी आप जो भी चूज़ करते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर किसी ने इसमें कोड करना है तो इसका तरीका मैंने एक अलग वीडियो में आप लोगों को अपलोड करके दे दिया था, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कल हमने क्या किया था कि हमने कल कहा था कि हमारे पास जब भी हम सी प्लस प्लस में कोड करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक हेडर फाइल्स होंगी, ठीक है, उन्हें हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि यूजिंग नेम स्पेस एस ने क्यों लिखा था, वो इस वजह से लिखा था क्योंकि सी आउट के साथ हम हर दफ़ा एस नहीं लिखना चाहते। ये वाली हेडर फाइल हमारे पास ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के लिए थी, और ये वाली हेडर फाइल हमारे पास जो है तो ये सी आउट की स्टेटमेंट के लिए थी। तो अगर इसे मैं चला के आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, हेलो फ्रॉम प्रिंट एफ, ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और हेलो फ्रॉम सी आउट ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट नीचे आपको नज़र आ रहा है दोनों उसमें, ठीक है। तो कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने की थी, हमने ये डिस्कस किया था कि मेन क्या होता है, हमारा कोड का एंट्री पॉइंट हमारे पास जो है तो हमारा मेन का फंक्शन होता है, इसकी रिटर्न टाइप इंट होती है। एक्सक्यूज मी जी जी जी, सर। बोलें। सर वो जब हम पाइथन में करते थे ना तो हम शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते थे जी रन करने के जी लिए। जी। तो सी प्लस प्लस में क्या करना होता है सर? वो देखें, वो पाइथन में नहीं, वो आप जुपिटर नोटबुक में रन करने के लिए जो है तो शिफ्ट एंटर दबाते थे, वो शॉर्टकट था वहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें पाइथन का कोड आप किसी और आईडी में लेके जाते हैं तो हो सकता है वो शॉर्टकट डिफरेंट होता, तो ये आईडी टू आईडी डिफर करता है। कोड ब्लॉक्स में आप जब जाएंगे, मैंने कल जो आपको दिखाया था कि आप बिल्ड के मेन्यू में जब जाएंगे और वहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो साथ में देखें आपको शॉर्टकट बताया होता है, वहाँ पे पता नहीं कंट्रोल F9 है कि डायरेक्ट F9 है, इस तरह का कोई शॉर्टकट है, तो वो शॉर्टकट्स वहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, ये लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है हमजा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है तो मतलब कल का कोड था जो कि हमने थोड़ा सा किया था। तो आज आप देखेंगे कि मैं अब इन चीज़ों को दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा कि मैं मेन का फंक्शन मेरे पास है और मैंने हेडर फाइल्स लिखी हुई और यूजिंग नेम स्पेस एस मैंने लिखा हुआ है। अब जो आगे हम कोड करेंगे तो हम कंसिडर करेंगे कि ये बातें हमें पता है पहले से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस पीस ऑफ कोड को, ठीक है। यहाँ पे देखें, पाइथन में आपको याद होगा कि अगर हम फ़र्ज़ करें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते थे और उसको यूज़ करते थे किसी एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो हमें क्या आता था, हमें एक नेम एरर वो देता था कि ये वेरिएबल आपने यूज़ तो किया हुआ है मगर इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। या उसको डिक्लेयर करने से पहले अगर हम फ़र्ज़ करें उसको यूज़ कर लेते थे तो तब एरर आता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एग्जैक्टली उसी तरह का चक्कर सी प्लस प्लस में भी है कि लेट से मैं कहता हूँ, मैंने सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें कमेंट्स हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से करते हैं, सिंगल लाइन का कमेंट आपके पास जो है तो 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो होगा। तो करंटली मेरे पास जो कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इधर आपका ये जो मेरा IDE है वो ही जो है तो मुझे बता रहा है कि ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो अनडिफाइंड है, ठीक है। इसे मैंने अभी चलाया भी नहीं है, चलाने की कोशिश करेंगे नीचे हमें एरर दिखाएगा, ठीक है, मगर इसे अभी मैंने चलाया ही नहीं है और ये उसी टाइम पे मुझे कह रहा है कि आइडेंटिफायर x इज़ अनडिफाइंड। वो इस वजह से क्योंकि ये सी आउट के अंदर जो मैंने लिखा कि वैल्यू ऑफ x इज़, ये तो स्ट्रिंग है, मगर यहाँ पे ये x एक वेरिएबल का नाम मैंने यूज़ किया है, तो चूंकि x इससे ऊपर डिफाइंड नहीं है तो ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो अगर इसे मैं फ़र्ज़ करें चलाने की कोशिश करता हूँ, कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए मुझे एरर देता है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। स्कोप की हमने बात की थी लोकल और ग्लोबल स्कोप की पाइथन में, तो एग्जैक्टली उसी तरह की बात है यहाँ पे हमारे पास मेन के स्कोप में आपके पास एक्स डिफाइंड नहीं है। तो अगर इस लाइन से मैं कमेंट्स हटा देता हूँ और एक्स की वैल्यू भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, तब याद देखें एक्स को मैंने 2 असाइन किया और उसको मैंने जब चलाया, ठीक है, तो यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2, ठीक है, इधर से प्रिंट हो रहा है। ये नीचे वाली स्टेटमेंट मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि इसका आउटपुट यह ना दिखाए, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसे मैंने चलाया तो ये देखें द वैल्यू ऑफ एक्सिस 2 प्रिंटेड आ रहा है मेरे पास, और ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, इस लाइन से प्रिंट हो रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब कुछ और बातें हमने वो डिस्कस की थी कल, मैंने जल्दी से आपको बताया था, मगर आज वो थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे कि देखें अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि पहले हम लिखते हैं इन टेक्स्ट, तो इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर कर रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे ये पाइथन जब हम कर रहे थे तो उस टाइम भी हमने जिक्र किया था कि सी प्लस प्लस में जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो साथ में उसकी डेटा टाइप लाजमी मेंशन करते हैं। ठीक है। पाइथन में डेटा टाइप मेंशन नहीं करते थे, वहाँ पे जो वैल्यू आप उसमें डालते थे तो उसके मुताबिक उसकी डेटा टाइप सेट हो जाती थी। अब यहाँ पे चूंकि हम डेटा टाइप भी मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब एक्स में मैं वैल्यू डालूंगा, ठीक है, इधर अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, डेटा टाइप है और फिर वेरिएबल का नाम है, तो एक्स में जब मैं वैल्यू 2 डालूंगा तो इसका मतलब ये है ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसकी टाइप इंट होनी चाहिए। अगर इंट नहीं होगी तो उससे फिर मसले क्रिएट होंगे। कैसे मसले क्रिएट होंगे वो थोड़ी देर में अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करें बाद में उसे वैल्यू दें, या आप ऐसे करें कि एक ही लाइन में डिक्लेयर करके उसे वैल्यू दे दें। मतलब ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, ये जो कमेंट आउट किया हुआ मैंने कि x इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दीज 2 लाइंस आप डायरेक्टली ये x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात कि ये जो x इज इक्वल टू हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल का तो हमने देखा है कि वेरिएबल को एक दफ़ा एक वैल्यू असाइन हो जाए तो वो हम बार बार चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले अगर मैंने x इज इक्वल टू 2 किया और बाद में लेट्स से x इज इक्वल टू 5 कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू इसकी चेंज हो सकती है। ये पाइथन में भी हमने देखा था। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर लें, ये चेंज होती है। मगर मसला ये है कि वैल्यू तो अब चेंज हो सकती है मगर टाइप चेंज नहीं हो सकती। मतलब यही x जिसकी टाइप मेरे पास इंट है, इसको अगर मैं स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश करूं तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, इसे मैं चला के देखता हूं। ठीक है, यहाँ पे देख लें ये इक्वल टू के नीचे मुझे एक रेड सी लाइन भी दिखा रहा है, मगर फिर भी मैं चला देता हूँ। ठीक है, इसको चलाते हैं तो देखें क्या कह रहा है कि ये इनवैलिड कन्वर्शन फ्रॉम कॉन्स्ट कैरेक्टर, ये बेसिकली इसका मतलब स्ट्रिंग है। फिलहाल के लिए इसे इस तरह से समझें, टू इंट। ठीक है, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, आपके पास इंट है और उसमें आप स्ट्रिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टाइप मेंशन की हुई है। ठीक है, बगैर टाइप के यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होता, तो ये आप नहीं कर सकते हो इसमें। ठीक है, एक दफ़ा एक वेरिएबल की टाइप सेट हो गई तो उसकी टाइप को फिर हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है कि स्ट्रिंग तो नहीं डाल सकते इसके अंदर, मगर अगर लेट से मैं फ्लोट डालना चाहूँ, ठीक है, मैं फ्लोट डालना चाहूँ और इसके बाद इसको प्रिंट करूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें पहले मैंने उसके अंदर 2 डाला, उसको मैंने प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसी एक्स में वैल्यू चेंज करके फ्लोट डाल दिया और चेंज करने के बाद प्रिंट कर दिया, तो मुझे दो प्रिंट की स्टेटमेंट्स नजर आएंगी, एक बिफोर चेंज और एक आफ्टर चेंज, जिसके साथ मैंने लिख दिया है कि चेंज होने के बाद ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसे चलाते हैं। ये देखें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर चेंज इज 3। अब 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसकी डेटा टाइप इंट है, तो जब ये 3.5 उसमें हम डालेंगे तो चूंकि वो इंटीजर सिर्फ आपसे लेगा तो ये पॉइंट के बाद की वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी, ये हट जाएगी इसमें से ऑटोमेटिकली, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 उठाएगा। तो इस केस में अगर आपके पास ये 0.5 जो पोर्शन है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है, अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फिर भी आप वैल्यू का कुछ पार्ट तो लूज कर रहे हैं ना इस केस में। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करते हैं कि एक दफ़ा आप टाइप सेट कर लेते हैं तो उसी टाइप की वैल्यू फिर उस वेरिएबल में डालते हैं। अगर आपको किसी और टाइप की वैल्यू चाहिए होती है तो आप वेरिएबल को फिर चेंज करते हो। ठीक है, ये क्लियर है, इधर तक कोई इशू तो नहीं है किसी को? क्लियर है सर। सर क्लियर है सर। जी जी, पूछें। सर हम वैल्यू असाइन करते वक्त उसको चेंज कर सकते हैं डाटा टाइप? वैल्यू असाइन नहीं नहीं नहीं, अब देखें जैसे यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया ना, तो इधर तो मैंने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी है, तो अब अगर मैं वैल्यू यस असाइन सर, कर रहा हूँ तो उस टाइम तो मैं चेंज नहीं कर सकता बस। ठीक ठीक है है, तो सर। इधर ये है कि अगर आपने फर्ज करें इंटीजर वैल्यू रखनी है तो उसके लिए इंटीजर वेरिएबल होगा, अगर फ्लोट रखनी है तो उसके लिए फ्लोट वेरिएबल होगा। हम बाद में इसको फ्लोट एक्स नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब देखें हम आगे क्या करने जा रहे हैं कि आगे हम ऐसे करेंगे कि इसी ये जो एक्स को प्रिंट करने का एक तरीका हम प्रिंट एफ से भी देख लेते हैं। कल हमने प्रिंट एफ की बात की थी, कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें ये एफ क्यों लगा हुआ है, तो वो आज आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कमेंट हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देख लें, एक x की वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो रही है, एक चेंज के बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ और एक मैं प्रिंट f के थ्रू प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रिंट f में ये f का मतलब है कि प्रिंट करो फॉर्मेटेड फॉर्म में, ये f का मतलब है फॉर्मेटेड, प्रिंट फॉर्मेटेड। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे देखें मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट की, ठीक है, और इसमें साथ में फॉर्मेट भी दे दिया है कि किस तरह से ये पूरी की पूरी चीज़ मेरे पास प्रिंट हो गया। मैंने लिखा वैल्यू ऑफ x इज %d। ठीक है, बैक स्लैश एन, यहाँ तक तो हम वाकिफ़ हैं। अगर मैंने सिर्फ ये लिखा होता तो इधर तक तो हम वाकिफ़ हैं कि किस तरह से ये चीज़ होती है, मगर इसके बाद मैंने लिखा है कि तुम्हें एक डेसिमल डिजिट मिलेगा। %d का मतलब ये है कि एक डेसिमल मिलेगा, तुम्हें डेसिमल वैल्यू तुम्हें मिलेगी। ठीक है, उसे तुमने प्रिंट करना है। अब वैल्यू कहाँ से मिलेगी वो फिर कॉमा लगा के इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि x को लेगा, ठीक है, और उसको एज अ डेसिमल प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये एक और तरीका है, मगर ये चूंकि सी में था
ठीक है। तो अभी कोई इतना यूज़ नहीं करता, आप यूजुअली सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। तो इधर देखें, इसे मैं चलाता हूँ, यहाँ पे देख लें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2, ये इधर से प्रिंट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर चेंज इज़ 3, ठीक है। और उसके बाद जो प्रिंट एफ के थ्रू मैंने प्रिंट कराया था, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 3, ठीक है, तो ये वाला जो है तो इससे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये अभी फर्दर दोबारा एक और एग्जांपल इसके साथ करते हैं, ये इसकी, ठीक है, ये वाई की। ऊपर वाले कोड को मैं सारे के सारे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि उसका आउटपुट मुझे नज़र ना आए, ठीक है। अच्छा, आप देखें, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है y के नाम से, जिसमें वैल्यू मैंने 4.5 डाल दी है। अब वेरिएबल की टाइप फ्लोट है तो 4.5 इसमें आ सकती है, ठीक है। तो सी आउट के थ्रू उसको प्रिंट किया सिंपल, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट किया, मगर उसके साथ थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे चलाई है। तो इससे पहले मैं चलाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या वो है इसका, ठीक है। तो देखें, जब हमने प्रिंट किया यहाँ से इसके थ्रू, सी आउट के थ्रू, तो वो सिंपली प्रिंट हो गया, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। प्रिंट हो गया कि द वैल्यू ऑफ y इज 4.5। मैं अब प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट एफ में आप जब फ्लोट वैल्यू प्रिंट करते हैं तो परसेंट एफ लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। मगर आप अगर साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितनी वैल्यूज़ आनी चाहिए या कितनी प्रिसीजन तक मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से कि आप यहाँ पे डॉट लगाएं और डेसिमल पॉइंट लगाएं और बता दें, लेट से मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे 2 वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो अब इसी को मैं जब दोबारा चलाऊंगा तो देखें, अभी तक 4.5 दे रहा था ना, तो वो वैल्यू 4.5 है, तो वो 4.50 प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ये देख लें, इसने क्या प्रिंट किया, 4.50। अब चूंकि मैंने इसे कहा था कि 2, अगर 3 कहूँगा तो 4.500 जो है तो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर सिंपली मैं सिर्फ ये कहूँगा, परसेंट एफ कहूँगा, ठीक है, तो अब देखें, इसे सिर्फ परसेंट एफ कहूँगा तो इसकी डिफ़ॉल्ट जो वो है, तो ये मेरे ख्याल से 6 हैं कि 7 प्लेसेस तक आपको दिखाता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये, ठीक है। अगर आप सिर्फ परसेंट एफ करते हैं, अगर इधर डेसिमल पॉइंट लगा के आप मेंशन करते हैं तो उतनी प्रिसीजन तक ये फिर आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन अगर है तो आप पूछ लें, वरना तो हम आगे मूव करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हमने और देखनी है। सर जब वो डेसिमल हम मतलब परसेंट के साथ जो करते हैं वो डिफाइन वो डी देते हैं या कोई और कैरेक्टर भी दे सकते हैं? नहीं, देखें, इंटीजर के लिए डी यूज़ होता है, जो आपका वो होता है फ्लोट डेटा टाइप है तो उसके लिए परसेंट एफ यूज़ होता है। ये फिक्स ओके है, सर। चेंज नहीं हो सकते ये। ओके सर वन की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.12 वगैरह। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है, ये जो मैंने पॉइंट लगाया ना, इसका मतलब ये कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे एक डिजिट चाहिए। सर वही कह रहा हूँ, उसकी लेंथ हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए। हाँ हाँ, वो मैं कह रहा हूँ ना, इसको अगर मैं 4 कहूँ कि तुम मुझे 4 दो, ठीक है, तो मैंने 6 दिया, तो वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर प्रिंट करते हुए इसने आपको इस तरह से दिखाया है। ठीक हो गया सर। सही है। अच्छा, बहरहाल अब हम ऐसे करते हैं कि एक और चीज़ की तरफ जाते हैं। ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये आपको सारे के सारे जो कोड्स हैं ये मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें फिर आप खुद जो है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है स्क्वायर का, आपको याद होगा पाइथन में हमने लिखा हुआ था, जिसमें सिंपल एक नंबर हम पास करते थे और उसका हम स्क्वायर कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो वही फंक्शन अब यहाँ पे दोबारा डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा हम देखते हैं कि फंक्शन की कॉल कैसे होती है, उसके बाद जाते हैं हम देखते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। फंक्शन की डेफिनेशन तो जो हमारे पास जो मेन का फंक्शन था तो उससे वैसे ही हमने सीख ली थी, मगर फिर भी एक नज़र हम देख लेंगे। इधर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स के नाम से, 5 रख दिया उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे पास एक एक्स जो है तो एक्स एक वेरिएबल है जिसमें 5 असाइन हो गया। उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम सी आउट करो, एक फंक्शन को कॉल करो, स्क्वायर के नाम से एक फंक्शन है जिसको यही एक्स पास करो, ठीक है। और उससे जो वैल्यू मुझे रिटर्न होती है तो उसको प्रिंट करो, ठीक है। उसके बाद एक नई लाइन और आपका फंक्शन यहाँ पे जो मेन का है तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर का फंक्शन है कहाँ पे, उसकी बात आ जाएगी, मगर सबसे पहले तो ये देखें, ये कॉल एक्सप्रेशन है पाइथन में जिस तरह थी तो एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे है। अब चूंकि इससे कोई वैल्यू आएगी और उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सी आउट में लिखा हुआ है, वरना तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, सेमीकोलन लगा दें। तो इससे सिर्फ ये होगा कि जो वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है, तो वो कहीं जाएगी नहीं। अगर मैंने किसी वेरिएबल को असाइन करनी है तो बेशक मैं किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उस वेरिएबल को यहाँ पे फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं इसको वापस उस फॉर्म में ले जाता हूँ,
ठीक है। तो कॉल एक्सप्रेशन है जिस तरह पाइथन में थी एग्जैक्टली उसी तरह से है। अब फंक्शन कौन सा कॉल हुआ स्क्वायर का, तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर का फंक्शन अगर कॉल हो रहा है तो इसका मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मौजूद ये कहाँ पे, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, देख लें मेन के बिल्कुल नीचे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें हमने बात की थी कि जहाँ पे इंटीजर की या जहाँ पे वेरिएबल्स की बात आएगी तो वहाँ पे डेटा टाइप लाजमी मेंशन होगी। तो अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे देख लेते हैं। स्क्वायर का फंक्शन है, हम एक पैरामीटर इसे पास कर रहे हैं, उस पैरामीटर को हमने नाम दे दिया नम। ठीक है, और हमने कहा कि जो पैरामीटर इसे मिलेगा उसकी टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, क्योंकि अब वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब टाइप बताना ज़रूरी है कि इसे इन टाइप का डेटा मिलेगा। दूसरी बात ये कि फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, हमने कहा था कि इससे फंक्शन के नाम से पहले यहाँ पे जो डेटा टाइप लिखी होती है तो इससे मुराद होती है कि फंक्शन रिटर्न किस टाइप का डेटा करेगा। ठीक है, तो हम इसे कह रहे हैं कि इस फंक्शन से इंटीजर रिटर्न होगा, मतलब स्क्वायर हम इंटीजर का मालूम करेंगे तो लाजमी बात है उससे जो रिजल्ट आएगा तो वो इंटीजर ही आएगा, तो हम इंटीजर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब नीचे फंक्शन के अंदर आए, एक वेरिएबल x के नाम से मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, जिसमें मैंने नम को नम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका स्क्वायर कैलकुलेट हो जाए और इस x को सिंपली रिटर्न कर दिया। तो पाइथन में जिस तरह से करते थे उसी तरह से कर रहे हैं। सही है, अब यहाँ पे देखें आपको x दो जगह पे नजर आ रहा है, एक मेन में है और एक आपके पास ये स्क्वायर के फंक्शन में है। तो अब दोनों अलग अलग फंक्शन में है ना, तो दोनों इसका इस x का अलग स्कोप है, इस x का अलग स्कोप है। ठीक है, तो ये वाला x जो है तो लोकल स्कोप में है इस स्क्वायर के फंक्शन में। ठीक है, तो जिस तरह वहाँ पे आपके पास हमारे पास ग्लोबल और लोकल फ्रेम में वेरिएबल्स होते थे, तो एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे भी हैं आपके पास। इस केस में ये वाला x जो तो लोकल फ्रेम में है और किस चीज़ के लोकल फ्रेम में है, ये स्क्वायर के लोकल फ्रेम में आ रहा है, मतलब लोकल स्कोप में आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब सर जी जी सर अगर इंट मेन में लिखा हुआ है तो फिर वो ग्लोबल फ्रेम में, नहीं, फिर वो इंट मेन के अंदर है मतलब। हाँ वो इंट मेन के अंदर है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये क्या करेगा कि इस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ पे होगा, क्योंकि सी आउट में हमने कॉल किया हुआ, तो इधर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और हम इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इधर तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। जी सर, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो जी सर अच्छा मैं कह रहा था कि कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इसे अभी चला के देखते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन कॉल हो रहा है, स्क्वायर का फंक्शन मौजूद भी है। ठीक है, तो इसे चलाते हैं। ये क्या कहता है, आप देखें एरर को देखें, एरर स्क्वायर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, कहता स्क्वायर डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, और एरर कहाँ पे दे रहा है, आपको बता रहा है कि लाइन नंबर 10 पे एरर है, ये देख लें इस वाली लाइन पे, और बता रहा है कि स्पेसिफिकली इस स्क्वायर की वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, अब मसला ये है कि ये पाइथन में भी इसी तरह से है, अगर आप थोड़ा सा गौर से जाके देखेंगे, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया हुआ है। ठीक है, मगर इससे कॉल से पहले ये फंक्शन की जो डिफिनीशन है तो ये नहीं है मौजूद। ठीक है, मतलब जब मैं मेन में आऊँगा और ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ये आएगा जब स्क्वायर पे, तो स्क्वायर तो अभी इसे नहीं देखा हुआ ना। ठीक है, मौजूद है मगर बाद में आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना, सी प्लस प्लस इस तरह से काम करती है, मतलब एग्जैक्टली सी और सी प्लस प्लस में इसी तरह से होता है कि ये जो फंक्शन है आपने सर कॉल की हुई है जी। सर ये तो मतलब ये तो कंपाइलर है ना, आपने बताया था, तो कंपाइलर ये तो पूरे कोड को रीड करते हैं वो फिर ठीक है, बाद में रिजल्ट देते हैं। बात आपकी सही है, मगर पूरे कोड को भी अगर रीड कर रहा है तो पूरे कोड को एक साथ तो नहीं देख सकता ना, उसको मिलती पूरी की पूरी चीज एक साथ है। बात समझ रहे हैं ना, अब जब इस स्टेटमेंट पे आएगा, ठीक है, तो लाजमी बात है अब इसने ये स्क्वायर का फंक्शन अभी नहीं देखा हुआ क्योंकि ये बाद में आएगा, बाद में हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे ये चीज़ अभी नज़र नहीं आई, तो ये कह रहा है कि इस स्कोप में आपके पास करंटली ये स्क्वायर का फंक्शन मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इसका हल ये है कि सिंपली आप इस फंक्शन को उठाएं यहाँ से। ठीक है, इसे यहाँ से उठाएं और इसको यहाँ पे ऊपर रख दें। ठीक है, इसको यहाँ पे ऊपर रख दें। अब उससे देखें मैं जब चलाता हूँ तो ये मुझे अब जवाब दे देगा। ठीक है, कह रहा है 5 का जो स्क्वायर है तो वो 25 है, जो कि ठीक बनता है। ठीक है, हमने ऊपर जो है तो 5 का स्क्वायर मालूम किया है, ये यहाँ पे x इक्वल टू 5 भेजा है। मगर हम इस तरह से नहीं करते, वो इस वजह से क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन का कोड है, जिसमें मेजर हमारा कोड सारा का सारा मेन के अंदर ही लिखा होगा, इससे हमने बाकी फंक्शंस को कॉल किया होगा, तो वो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास हमारे कोड की फाइल में ऊपर रहे, ताकि जैसे ही हम फाइल खोलें तो हमें पहले ये चीज़ नज़र आए, सामने ये चीज़ नज़र आए, ताकि हम देख सकें कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि फंक्शन सारे के सारे मेन के बाद हम डिक्लेयर करें, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको मैं मेन के बाद डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर के फंक्शन को मेन के बाद डिफाइन करता हूँ तो फिर वो एरर देता है। ठीक है, तो उसका एक हल इन्होंने ये निकाला है। ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ तो ये एरर देगा, तो हम ऐसे करते हैं कि बजाय इसके इसको
एरर देने दें, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर इसे बता देते हैं कि तुम्हारे पास एक फंक्शन आएगा बाद में, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप इंट होगी, स्क्वायर उसका नाम है, और उसे एक वेरिएबल जो है तो पैरामीटर में मैं भेज रहा हूँ, और उधर ही मैंने सेमीकोलन लगा दिया, मतलब उसे बता दिया है कि इस तरह का एक फंक्शन तुम्हें बाद में मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि इसे पता लग जाएगा कि इस तरह का फंक्शन आना है, तो अब ये इस स्टेटमेंट पे एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है, ऊपर जो चीज़ लिखी हुई थी ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो हेडर लिखा हुआ था हमने, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज उठाया और सेमीकोलन लगा दिया। अब बॉडी सिर्फ नहीं है इस फंक्शन की, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप, ठीक है। इसमें फंक्शनैलिटी ये नहीं दिखा रहा, मगर फंक्शन की आउटलुक आपको दिखा रहा है कि वो किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसे इनपुट में मिलेंगी और क्या क्या किस टाइप की चीज़ जो है तो आप उससे एज एन आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताएं ये क्लियर है कि नहीं। इसको मैं अभी रन करता हूँ, रन ये होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। ये देख लें जी सर, 25 से आ रहा मसला नहीं है, है जी, रिपीट करें ज़रा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कोई मसला नहीं है। किसी को अगर कोई इशू होता है तो क्लियरली पूछें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार यूज़ होंगी। अच्छा चलें ठीक है। तो ऐसा है कि अब से आगे जब हम फंक्शन जब भी डिक्लेयर करेंगे तो उसे या तो मेन से पहले हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, या मेन के बाद अगर डिफाइन करेंगे तो हम ऊपर उसकी प्रोटोटाइप लिख देंगे, ठीक है। तो प्रोटोटाइप में कौन कौन सी चीज़ें अब ज़रूरी हैं, देखिए, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखना, ठीक है, फंक्शन का नाम एज इट इज़ लिखना, और फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं तो उनकी टाइप लिखना। अगर आप नाम नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पता लग जाता है। अब इसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इंट इसकी रिटर्न टाइप है, स्क्वायर इसका नाम है, और एक इसका पैरामीटर है पहले वाला जिसकी टाइप इंट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप नाम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, वो इस वजह से क्योंकि अभी तो हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, डिफाइन नीचे करने जा रहे हैं, तो इधर फिर हम इसे बता देते हैं क्या नाम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप ओमिट कर भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सर हर डेटा टाइप की मतलब हर उस पैरामीटर की डेटा टाइप डिफाइन करनी है मतलब उधर हाँ हाँ, फंक्शन में। डेटा टाइप अब डिफाइन दूसरा करनी, अगर हाँ, मतलब फर्ज करें अगर इसमें एक और होता ना फ्लोट, लेट्स से num2 फॉर एग्जांपल, इस तरह से होता, तो फिर हम ऐसे लिखते हैं कि पहला इंट है, दूसरा फ्लोट है, यस सर, ठीक है। तो इस तरह से फिर आप बताते हैं इसे, ठीक है सर। अच्छा जी। तो ये हमारे पास हो गई फंक्शन की प्रोटोटाइप, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है जब आप प्रोटोटाइप लिखते हैं तो जैसे ही आप अपना कोड लिखते हैं तो सबसे टॉप पे हेडर फाइल वगैरह के बाद आपको क्या मिलता है, आपको तमाम के तमाम फंक्शन की प्रोटोटाइप मिल जाती है। तो एक अंदाज़ा आपको हो जाता है कि किस किस तरह के फंक्शन मेरे पास यहाँ पे हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप अपने मेन के कोड पे आते हो, तो इधर से अब आप रीड करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, कि ये अगर फंक्शन कॉल हुआ है तो ये फंक्शन फिर कहाँ पे कॉल हुआ है, नीचे आप जाके उस फंक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो वो रीडेबिलिटी के स्टैंड पॉइंट से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय कि इसके आप ये करें कि ये सारे के सारे फंक्शन ऊपर डालने मेन से, ठीक है, तो उसको रीड करना फिर थोड़ा सा जो है तो मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें आती है, ठीक है। तो मेन के फंक्शन को हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ऊपर ऊपर रख सकें अपने कोड में, तो उतना हम रखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। हमने दो चीज़ें अभी तक की हैं, हमने वेरिएबल्स देख ली हैं, ठीक है, कि वेरिएबल्स किस तरह से जो है तो सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं, और एक हमने फंक्शन को किस तरह से कॉल किया जाता है या क्या वो किया जाता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे इससे पहले कि मैं फिर बाद में बताना भूल जाऊँ, लेट से मैं ये जो स्क्वायर मेरे पास कैलकुलेट हो रहा है इसको मैं रिटर्न नहीं करना चाहता इधर से, इसको मैं यहीं पे प्रिंट करना चाहता हूँ इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो एक छोटी सी चेंज है जो कि मैं यहाँ पे अभी जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर स्क्वायर का फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि इसको फिर सी आउट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं स्क्वायर के फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ एक्स कैलकुलेट करके दो और बस। अब अगर स्क्वायर का फंक्शन खुद कैलकुलेट करके दे रहा है तो इस कॉल से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मैं इधर आया, स्क्वायर के फंक्शन के अंदर रिटर्न की स्टेटमेंट मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है, और इधर मैंने कहा कि तुम सी आउट करो किस चीज़ को, एक्स को, ठीक है, और उसके बाद एक नई लाइन मुझे दे दो। तो अब फंक्शन के अंदर से जो स्क्वायर कैलकुलेट हो रहा है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। मगर यहाँ पे देखिए, अब मैं चूंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो मैं अब फंक्शन को बताऊंगा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तुम्हें कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे वॉइड, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं रिटर्न हो रहा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं। अब ये चेंजेस हमने यहाँ पे किए, तो हमने रिटर्न टाइप चेंज किया है, रिटर्न टाइप चेंज किया, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, इधर प्रोटोटाइप में भी रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी ताकि दोनों की रिटर्न टाइप मैच हो, वरना तो एरर देगा। क्लियर हो गया। मैंने इधर ही प्रिंट करना है, रिटर्न की स्टेटमेंट हटानी है, तो मैंने रिटर्न टाइप चेंज कर दी, उसे कहा कि इससे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है, और वो जो स्क्वायर की वैल्यू थी उसको इधर ही प्रिंट कर दिया और प्रोटोटाइप में भी रिटर्न टाइप चेंज कर दी। इसको मैं अब चलाता हूँ।
ठीक है, तो देख लें आउटपुट आपके पास वही है, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा। ठीक है, मगर अब फंक्शन आपको वैल्यू दे नहीं सकता, वो प्रिंट कर रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू कहीं पे यूज नहीं हो सकती, प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप। सर जो मेन की बॉडी में आपने स्क्वायर डिफाइन किया तो वो फिर क्या करेगा, उसका फंक्शन क्या होगा? वो भी ये यही काम करेगा? ये वाला, जी जी सर। ये तो देखें सिंपल फंक्शन को कॉल कर रहा है ना, तो फंक्शन को जब कॉल ठीक है, करेगा तो ये यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, बस कुछ रिटर्न नहीं हो ठीक रहा है है, सर, इधर इधर कुछ वैल्यू रिटर्न ही नहीं हो रही, इसीलिए मैंने किसी चीज को असाइन ही नहीं की हुई। जी सर। ठीक है, अब पाइथन में अगर आप तो मतलब सर कोई, ये फिर रिटर्न 0 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये तो मेन में है, इधर तो कुछ भी नहीं है, स्क्वायर के फंक्शन में अच्छा कुछ सर, नहीं रिटर्न किया हुआ। ठीक है, जी सर। अच्छा दूसरी बात ये याद रखनी है कि चूंकि अब ये स्क्वायर का फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसको आप किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। पाइथन में असाइन कर सकते थे, यहाँ पे नहीं कर सकते फिर। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर देगा अगर किसी वेरिएबल को मैं ये असाइन करने की कोशिश करूंगा तो, क्योंकि इससे अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ये। अच्छा, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, इसको वापस मैं अपनी हालत में ले आता हूँ, और ताकि जिस तरह से ये था तो उस तरह से हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास वापस मैंने उसको उस तरह से कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वैल्यू रिटर्न करे, उस वैल्यू को फिर मैं यूज़ कर सकूं। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में फिर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। मतलब इधर अगर मैं लिखूँ ना कि 4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको सेव करके रन करता हूँ, तो देख लें 4 के साथ इसने मल्टीप्लाई करके मुझे 100 दे दिया। ठीक है, बहरहाल अब हम आगे जाते हैं, कुछ और चीज़ें हमने देखनी है। हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं सी प्लस प्लस में, तो उसको हमने डिस्कस करना है। कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि सी प्लस प्लस हमने चूज़ इस वजह से की हुई है क्योंकि ये मशीन के थोड़े से करीब है। तो बाद वक़्त कुछ चीज़ें जब हम इसमें करते हैं तो हमने मशीन के बिहेवियर को समझना होता है, जो कि पाइथन में हमारे पास वो चूँकि हमें ऑटोमेटिकली पाइथन सारी चीज़ें करके देता था, तो उसमें हमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास जो है तो हम डेटा टाइप्स को थोड़ा सा फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोबारा मैं गया, मैंने वही इन टाइप का वेरिएबल लिया। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा बार बार। ये इंट का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो ये कोड लिख रहा हूँ तो पहली स्टेटमेंट इसी ने एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, तो ये आपको चूंकि बता चुके हैं तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे। वही हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है, नेम स्पेस std लिखा हुआ है, मेन का फंक्शन है उसके अंदर कोड है। ठीक है, तो मेन के अंदर पहली लाइन है, मेरे पास x का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको 5 दे दिया। ठीक है, और इसी वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि आपको नज़र आ रहा होगा कोई स्ट्रिंग प्रिंट की है, जिस स्ट्रिंग में लिखा हुआ मेमोरी ऑक्युपाइड बाय एक्स। ठीक है, इन बाइट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ साइज ऑफ एक्स। ठीक है, लिखा हुआ है साइज ऑफ एक्स। अब ये साइज ऑफ क्या चीज़ है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है सी प्लस प्लस के अंदर जो है, तो सी में भी मेरे ख्याल से है। ठीक है, सी प्लस प्लस में बिल्ट इन है, जो कि आपको बताता है कि ये जो वेरिएबल है इसने मेमोरी में कितनी जगह ली हुई है। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा चला के देखता हूँ, नीचे सारा कोड कमेंट आउट हुआ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देखें, ये कहता है वैल्यू एक्स की है 5 और मेमोरी जो इसने ऑक्युपाई की हुई है तो वो 4 बाइट्स की हुई है। ठीक है, ये जो 4 दिखा रहा है तो ये आंसर असल में ये फंक्शन जो है तो आपको आंसर बाइट्स में देता है। ठीक है, तो ये वैल्यू रिटर्न करता है कि इतने बाइट्स ये लेता है। ठीक है, तो ये क्लियर है कि मैंने क्या वो किया, x की वैल्यू और x का जितना साइज है मेमोरी में कितनी जगह इसने ली हुई है, रैम में आपसे कितनी जगह इसने पकड़ी हुई है, वो इसने साथ में दिखाया। ठीक है, इधर तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अभी हमने डिस्कस करना है कि ये चीज़ जो है तो हमने किस वजह से निकाली है। क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा मैं अब जाता हूँ आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, हम मेमोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास रैम जो है तो मेन मेमोरी होती है और उसमें जाके चीज़ें स्टोर होती हैं। वो तो शुरू में हमने मतलब जिक्र किया था ना कि कोई भी वेरिएबल होता है तो हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो वेरिएबल जाके मेमोरी में हमारे पास जगह पकड़ता है। ठीक है, अच्छा तो इसमें अब हमारे पास हो क्या रहा है कि मेमोरी में अगर मैं कहता हूँ कि x मेरे पास एक वेरिएबल है जिसने मेमोरी में जगह ली है। ठीक है, और इस x में मैंने 5 रखा हुआ है। ठीक है, तो इस x का जो
ये कह रहा है कि 4 बाइट्स इसने लिए हैं, ठीक है, तो इसकी टाइप इंटीजर है, इस वजह से इसने 4 बाइट लिए हैं। आपके पास जो इंट डेटा टाइप है तो उसको मेमोरी में सी प्लस प्लस में जो है तो 4 बाइट्स ही मिलते हैं, ठीक है। अब ये मेमोरी में जगह कैसे लेगा, आपके पास मेमोरी में डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह आप मतलब किसी इलाके में जाते हैं तो उसमें हर घर का अपना एड्रेस होता है, स्ट्रीट नंबर होता है, ठीक है, हाउस नंबर होता है। तो एक्जैक्टली अगर मैं कहता हूँ कि लाइन पे 4-5 घर हैं तो हर एक अपना हाउस नंबर होगा। तो एक्जैक्टली अगर मेमोरी को मैं इसी तरह से बॉक्सेस में डिवाइड कर दूं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये देख लें, इसका अपना एड्रेस होगा, इस बॉक्स का अपना एड्रेस होगा, इसका अपना एड्रेस होगा और इसका अपना एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एड्रेस 0, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि हर एक जो मेमोरी लोकेशन होगी उसका अपना एड्रेस होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि x मेरे पास एक वेरिएबल है और उसे कोई वैल्यू मैंने असाइन की और उसने मेमोरी में जगह पकड़ी, तो उसका मतलब ये है कि मेमोरी में इसी तरह का कोई बॉक्स बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसमें उस बॉक्स का अपना कोई एड्रेस होगा, ठीक है, और उसमें लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5 वैल्यू पड़ी होगी आपके पास, ठीक है, और वो जो 5 वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेमोरी में मेरे पास जो है तो इस जगह को हम कहेंगे कि इसका नाम है x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक समझ आई है कि बाद में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर सारी जितनी भी डाटा टाइप्स हैं उनके अपने बाइट्स पहले से ही डिफाइन है, यानी हाँ कि हाँ, फ्लोट की और वो आप जो है तो देख सकते हैं, जिस तरह ये साइज ऑफ x मैंने देखा है ना, तो इसी तरह हर एक डेटा टाइप का आप देख सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। एक मिनट, ये मैं ज़रा दोबारा खोलता हूँ, इसमें थोड़ा सा मसला है। अच्छा, तो बात अभी हमने यहाँ पे ये की कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस बॉक्स को हम लेट्स से x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका अपना कोई साइज़ है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इसका साइज़ है लेट्स से 4 बाइट्स, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका साइज़ है 4 बाइट्स, ठीक है, और वो हमने मतलब प्रोग्राम ने हमें बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि बाइट्स होते क्या हैं, ठीक है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, ठीक है, मगर कुछ लोगों को पता नहीं होगा। मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स दरमियान में बैठे हुए प्री इंजीनियरिंग के हैं तो उन्हें पता नहीं होगा। तो सबसे जो छोटा यूनिट है जो कि स्टोरेज की सबसे छोटी वैल्यू होती है, आप लोगों को मैंने कहा था कि मशीन को समझ आती है जीरोज और वंस की, ठीक है, उसके अलावा किसी और चीज़ की उसे समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं बिट्स जो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये वो जीरोज और वंस हैं, ठीक है। आपके पास इसकी दो पॉसिबल वैल्यू होती हैं, या तो वैल्यू 0 होती है या आपके पास वैल्यू 1 होती है, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 बाइट में मेरे पास कितने बिट होंगे? एक बाइट में अगर 8 बिट्स हैं तो 4 बाइट्स में कितने बिट होंगे? मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। हाँ, 32 सर। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 आप करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक इंटीजर में 32 बिट्स। बिट्स स्टोर हो सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। इसके अलावा जो बाकी आप वो पढ़ते हैं कि हमारे पास केबी होता है, किलोबाइट होता है, मेगाबाइट होता है और गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, तो उसकी डिटेल मैंने नीचे लिख दी है। यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर चूंकि रैम वगैरह हमारे पास अभी आजकल जीबीज में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक केबी या एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि बिट्स कितने हैं तो 1024 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होते हैं और 1 गीगाबाइट में 1024 आपके पास मेगाबाइट्स होते हैं। इसी तरह अगर आप टेराबाइट की बात करें तो उसमें 1024 गीगाबाइट्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि बिट क्या होता है और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ठीक है। तो यही जो बिट की इंफॉर्मेशन है, तो इसे अब हमने थोड़ा सा एलैबोरेट करना है फर्दर। सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बिट हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एक बिट की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये 0 और 1 को सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक 0 को और एक 1 को। ये क्लियर है? जी जी सर। सही है। अच्छा, अब आगे से कुछ चीज़ आएगी जो कि थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो, तो दरमियान दरमियान में आप रोक के
सवाल करेंगे। अच्छा, क्योंकि इसके आगे जितना काम हम करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी को यूज़ करके जो है तो हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने एक बिट की बात की कि उसकी वैल्यू या तो 0 हो गई या 1 हो गई, तो इसका मतलब ये या तो वो 0 को रिप्रेजेंट कर सकता है या 1 को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब अगर फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि हमारे पास मेमोरी में कोई ऐसी जगह है जो कि 2 बिट्स होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अगर 2 बिट होल्ड कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 0 और 1s की कम्बिनेशंस बन जाएंगी आपके पास। पहली कम्बिनेशन क्या बनेंगी, दोनों बिट 0। ठीक है, ये पहला बिट हो गया और ये दूसरा बिट हो गया, दोनों बिट 0 है। ठीक है, दूसरी कम्बिनेशन हो गई, पहला बिट 0 दूसरा 1। तीसरी कम्बिनेशन, पहला बिट 1 दूसरा 0, और तीसरी कम्बिनेशन दोनों 1 1 हो गए। ठीक है, ये पॉसिबल कम्बिनेशन है ना, 4 कम्बिनेशन बनती हैं। ये क्लियर है? जी अच्छा, जी अब सर। यस सर। अब देखें इसको फर्दर थोड़ा सा वो करने के लिए, ये तो हमारे पास बिट्स की रिप्रेजेंटेशन है, तो इससे हमारे पास नंबर्स कौन से रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं तो कितने नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसको ज़रा एक नज़र देखते हैं। ठीक है, बिट्स की नंबर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि आपके पास जो राइट मोस्ट बिट होता है उसका वेट होता है 1। ये देख लें, उसके ऊपर मैंने 1 लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास जो अगला होता है तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया 2। इसके बाद अगर तीसरा होगा तो वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। चौथा होगा, ठीक है, मतलब वो 4 आएगा। उसके बाद जो है तो चौथा आपके पास आएगा तो 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें 8 हो गया। 2 के मल्टीपल्स हैं बेसिकली इसके बाद। ठीक है, उसके बाद 16 32 64 128। ठीक है, आपके पास 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, इस तरह से जाते जाएं। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। तो अब ये वेट्स क्यों लगाए हैं, ये इस वजह से कि मेरे पास अगर दोनों जीरो हैं तो इसका मतलब ये है कि 1 भी मौजूद नहीं है और ये 2 भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ये वाला 1 जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी मौजूद नहीं है और ये भी मौजूद नहीं है, तो 0 + 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि 1 है, ये देख लें 1 की जगह पे 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 मौजूद है 2 मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 + 0 आपके पास होगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह मैं अब कहता हूँ कि 2 मौजूद है 1 मौजूद नहीं है, तो आपके पास अब इसकी रिप्रेजेंटेशन 2 आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि 1 भी है 2 भी है, तो यहाँ पे आपके पास 2 + 1 हो जाएगा जिससे बनता है 3। ठीक है, तो ये क्लियर है कि नहीं है? ये मैं अलग से करा दूं। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है, सबको क्लियर है? बोले ना, सबको जी क्लियर है कि नहीं? जी यस जी सर। सर। यस सर। यस सर। अच्छा, चलें, सर सही मुझे है। एक चीज़ समझ नहीं आई फिर जी जी। कि सर 4 जो था वो 5 बिट्स ऑक्यूपाई कर रहा था, तो सर ये तो सिर्फ 3 बिट्स के अंदर हो जाएगा ना, 4 + 1 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, ये इस 4 की बात कर रहे हैं, ये वाला? इंट वाला सर, ये ये नहीं सर, वो ऊपर जो वैल्यू स्टोर्ड थी इंट अब के अंदर। वो तो 4 बाइट्स में आता है, उसको 32 बिट्स चाहिए। ये तो अभी हम 2 बिट की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ना सर, तो ये 2 बिट में नहीं आ जाएगा, 4 + 1 वो हो जाएगा 5। नहीं 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 नहीं, ये तो 4 बाइट है ना। ठीक है, जब आप इंट फिर सर डिक्लेयर तो करते हैं तो आया आया आप पूरी स्पेस यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो मैं अब हाँ आपको सर, एक सारी एक बाइट क्लियर हो एक जाएगी। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना। आपने एक बड़ा डब्बा लिया और उसमें छोटी चीज डाल दी, तो आपने डब्बा तो यूज कर लिया ना, उसमें कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है ना। ठीक है, पूरा यूज नहीं अच्छा किया सर, मगर कुछ पोर्शन तो उसका यूज कर लिया ना, तो अब ये स्पेस यूज हो गई है मेरे पास। क्लियर है? तो सर अगर बस इंट डिक्लेयर करने से बस 4 बाइट्स ले लेता है हाँ आराम से, हाँ, फिर वो भले कितना भी स्टोर करें। 4 बाइट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो क्लियर है अब सर। हम असल में इसकी रेंज देखना चाहते हैं, इस वजह से ये पूरा जिक्र हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अब देखें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें 2 वैल्यूज़ हों। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 बिट्स हों तो उसको उन 2 बिट्स को मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर में डाल दिया और -1 कर दिया, तो 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 अगर आप करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जो कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इतने बिट्स से। ठीक है, तो अगर मैं 2 बिट्स लूँगा तो मैक्सिमम 3 मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये देख लें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर इसको मैंने 3 बिट्स कर दिया, तो मैंने आपको कहा था कि जो वेट्स होते हैं, तो पहला वेट 1 है, उसके बाद जो है तो 2 मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा। अगला अगर चौथा बिट होता तो हमारे पास वो 16 होता। तो इसकी तमाम कम्बिनेशन मैंने लिस्ट कर दी हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दी हैं। ठीक है, इसको देख लें, ये तीनों जीरो हैं तो ये जीरो हो गया, इसमें ये वाला 1 है तो इसका मतलब ये है 1 है, 1 हो गया। ठीक है, ये दूसरा 1 हुआ है तो इसका मतलब ये 2 हो गया। ये दोनों 1 है तो जिस तरह पीछे देखा था 2 + 1 आपके पास 3 हो गया। ठीक है, ये वाला 1 है, इसका वेट 4 है तो ये 4 हो गया। ठीक है, ये 1 है और ये 1 है तो 4 + 1 आपके पास 5 हो गया।
ये 1 है और ये 1 है, तो 4 + 2 आपके पास 6 हो गया। अब ये तीनों 1 है तो तीनों को ऐड कर दें, 4 + 2 + 1 आपके पास 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिट्स हैं, सही है। नंबर ऑफ बिट्स को 2 की पावर में डाल दें और उससे 1 माइनस कर दें तो 7 बनता है। ये देख लें मैक्सिमम 7 नंबर आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। क्लियर है सर, क्लियर है। तो ये यस ट्रुथ सर। टेबल मतलब ट्रुथ टेबल की फॉर्म में आपने किया ना, यानी हाँ कि हाँ, 3 बार जो आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप इसको कह लें ट्रुथ टेबल है ये। ठीक है सर। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं आपको कहता हूं कि ये तो ठीक है, मतलब इसमें मेरे पास तो ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं ना। ठीक है, अब अगर मैंने फर्ज करें नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करना है, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करना है तो तब मैं क्या करूंगा? ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करना है तो अब मेरे पास एक मसला है। मैंने एक ऐसा बिट लेना है जो कि मेरे पास साइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे, अनसाइंड है, साइन नहीं लगा हुआ ना किसी के साथ। तो अब अगर साइन भी आ जाता है, प्लस माइनस भी दरमियान में आ जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि यूजुअली मेमोरी में इसी तरह से होता है पीछे। ठीक है, कि आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है आपके पास, ठीक है, तो वो यूज होता है साइन के लिए। ठीक है, और बाकी 2 बिट्स जो हैं तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। अगर 3 बिट हैं, अगर 4 बिट हैं तो आपके पास लेफ्ट मोस्ट जो है तो साइन के लिए यूज होगा, और बाकी 3 जो राइट मोस्ट हैं तो वो आपके पास जो है तो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होंगे। तो वही सारी कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 जो है तो पॉजिटिव के लिए यूज होता है, 1 जो है तो नेगेटिव के लिए यूज होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी 0 होगा तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव होगी, जहाँ जहाँ पे 1 होगा तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू नेगेटिव होगी, और बाकी नंबर जो है तो इन 2 बिट्स से रिप्रेजेंट होंगे जो कि आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनसे रिप्रेजेंट होते जाएंगे। तो आप देखते हैं, देखें 0 0 है तो इसका मतलब है 0। ठीक है, साइन बिट 0 है तो आपके पास साइन आ गया 0। इसी तरह 0 1 है तो 0 1 रिप्रेजेंट करता है 1 को। साइन बिट क्या है? वो 0 है, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि 0 फॉर पॉजिटिव, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इसी तरह 1 0 है तो 1 0 2 की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, साथ में 0 लगा हुआ साइन बिट में तो प्लस का साइन आ गया। इसी तरह 0 1 1 है, ठीक है, तो 1 1 जो है तो 3 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे 0 जो है तो हमने साइन के लिए लगा दिया है। ठीक है, तो वो हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे 0 0 0 को रिप्रेजेंट करता है और 1 माइनस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, तो ये मे भी यूज भी ना हो दरमियान में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो है तो, या ये दोनों जो कम्बिनेशन हैं 1 0 0 और 0 0 0, ये दोनों ही 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हूँ, या हो सकता है ये किसी और चीज़ के लिए यूज हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इस तरह देखें, यहाँ पे 0 1 है। ठीक है, तो 0 1 रिप्रेजेंट करता है 1 को। अब साइन बिट में 1 है आपके पास, ठीक है, तो 1 का मतलब है नेगेटिव, तो माइनस लग गया। 1 0 जो है तो 2 को रिप्रेजेंट करता है, लिख दिया हमने। यहाँ पे 1 है साइन बिट में, तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर डाल दिए। 1 1 3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, साइन बिट में 1 है तो वहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया। क्लियर हो गया? तो अब इसमें देखें आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +3 आ रही है। ठीक है, अब 7 नहीं है हमारे पास। 3 बिट में जो अनसाइन था, जहाँ पे साइन नहीं था, तो वहाँ पे 7 आ रहा था, मगर जो वो है जब साइन दरमियान में आ जाता है तो अब इसमें +3 आपके पास जो है तो मैक्सिमम नंबर आ सकता है। तो हम अगर बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तो इस तरह से निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम सिंपल फॉर्मूले में एक चेंज कर देंगे कि हमने पहले क्या किया था कि 2 की पावर में नंबर ऑफ बिट्स को डाल दो और उससे 1 माइनस कर दो। एक चेंज हम यहाँ पे ये करते हैं कि 2 की पावर में नंबर ऑफ बिट्स को डाल दो और यहाँ पे उसको 2 से आप डिवाइड कर दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि मैक्सिमम नंबर की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, जो कि इस केस में आपके पास बनती है ये 3। ठीक है, तो अब +3 जो है तो आपके पास मैक्सिमम नंबर हो सकता है जिसको इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 बिट से इतना आ सकता है। ठीक है, अब हम अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा किस्सा हमने इस वजह से किया है कि हमने शुरू में बात की थी कि इंट को 4 बाइट मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, इंट को कितने बाइट मिलते हैं? 4 बाइट मेमोरी में मिलते हैं। तो अगर इसके पास 4 बाइट्स हैं, इसका मतलब ये है 32 बिट्स ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अब 32, हमने इंटीजर में कहा था कि हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, 0 और फिर पॉजिटिव नंबर्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो अब पाइथन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी पड़ती थी कि एक वेरिएबल मैंने लिया जिसमें मैंने इंटीजर रख दिया, तो चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा हो वो मेमोरी खुद आपको एडजस्ट करके देता है। यहाँ पे, वहाँ पे साइज़ की हमने बात नहीं की थी, इसी वजह से उस टाइम पे हमने C++ पढ़ी नहीं है कि वहाँ पे आपने कंसेप्ट गेन करना था कि वेरिएबल एक चीज़ होती है। ठीक है, अगर उधर हम मेमोरी की बात करते तो आपको एक्स्ट्रा कम्प्लेक्सिटी दरमियान में नज़र आती, तो आपको हो सकता है वो वेरिएबल की चीज़ ग्रास्प करने में थोड़ा सा मसला होता। तो इसीलिए उस टाइम पे हमने जिक्र इसका नहीं किया।
किया था, और इसीलिए वहाँ पे पाइथन यूज़ की थी ताकि एटलीस्ट आप ये हो कि कंसेप्ट गेन कर लें। इस चीज़ को हम बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में चूंकि यहाँ पे अब साइज़ की बात आ गई है कि ये 4 बाइट्स हैं और इन 4 बाइट से आप बाहर नहीं निकल सकते, मतलब अगर कोई बड़ी वैल्यू होगी तो वो नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो अब 32 बिट्स के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे पास कितनी बड़ी वैल्यू इसमें आ सकती है, ठीक है। चूंकि इसमें नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है, तो मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव कितनी बड़ी वैल्यू इसमें आ सकती है, ठीक है। तो देखें 2⁻32 नंबर ऑफ बिट्स मैंने पावर में डाल दिए, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, सिंपली 2⁻32 -1 कर दें आप, ठीक है, और नीचे -1 किया, ठीक है। तो इससे ये वैल्यू आती है। तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि आप एक इंटीजर में रख सकते हैं। इसको अगर आप फर्ज करें इस 7 को 8 कर देंगे तो ये वैल्यू अब उसके अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। इसका मतलब यही है कि लेट्स से आपके पास एक बॉक्स है और उसमें 4 किताबें आती हैं, ठीक है, और आपके पास हैं 5 किताबें, तो आप 4 रख देंगे, वो एक किताब नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अगर आप रखने की कोशिश करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी, मतलब वो उसमें नहीं आएगी। तो आप जब उठाएंगे तो आपने रखी 4 होंगी, आपको मिलेंगी वापस, रखी 5 होंगी, मिलेंगी आप वापस जो है तो 4। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने उसके अंदर रखी है वो पूरी की पूरी आपको वापस नहीं मिल रही। तो अगेन यही चीज़ है, अगर इस नंबर से कोई बड़ा नंबर मैं इसके अंदर स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो मसला आएगा। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम जा रहे हैं वापस कोड पे। इधर तक कोई इशू है तो आप पूछें, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है सर। अच्छा, और ये बातें अब दोबारा आगे रिपीट नहीं होंगी क्योंकि ये एक दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने साइज़ निकाल लिया था। आप डायरेक्टली यहाँ पे x लिखने की बजाय अगर इंटीजर का स्पेसिफिकली साइज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इंट भी लिख सकते हैं, मतलब डेटा टाइप का नाम भी लिख सकते हैं, वो आपको बताता है कि इतना साइज़ है इसका, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया x, ठीक है। मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ y के नाम से, ठीक है, और इसको देखें, इसमें वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि एक इंटीजर होल्ड कर सकता है वो मैंने डाल दी है, ठीक है, और इसको मैंने चलाया, ठीक है। इसको चलाते हैं, मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ x इज 5, मेमोरी ऑक्युपाइड बाय x इज 4 बाइट्स, ठीक है, और द वैल्यू ऑफ 5 इज दिस। तो ये वैल्यू अब इसमें जैसे मैंने डाली थी एज इट इज उस तरह से आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो है तो पूरी की पूरी आपको इसमें डाल के दे रहा है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं फ़र्ज़ करें एक भी नंबर इंक्रीज़ कर देता हूँ, मतलब इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं दोबारा चलाता हूँ, तो अब देखें ये अब आपको एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा तो उसको मतलब हम इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर जो चीज़ हमने उसमें डाली है वो आई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये x की वो वैल्यू और साइज हो गया, और यहाँ पे y की वैल्यू देखें तो वो माइनस साइन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू मैंने दी थी तो वो तो वापस दे ही नहीं रहा, कुछ और दे रहा है, ठीक है। तो इसका भी अपना कोई मतलब है, इसकी भी जो है तो आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, मगर चूंकि जो चीज़ मैंने डाली थी वो मुझे नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि मुझे गलत चीज़ मिल रही है। वो इस वजह से गलत मिल रही है क्योंकि जो बॉक्स था मेरे पास उसमें जितनी चीज़ आती थी उससे बड़ी चीज़ मैं डाल रहा हूँ, तो कुछ उसमें आ गई है, जो नहीं आती थी तो वो गिर गई है साइड पे। क्लियर हो गया? अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम करेंगे ये कि हम एक बड़ा डब्बा यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो सी प्लस प्लस में आपके पास बड़ा डब्बा होता है तो उसकी टाइप होती है लॉन्ग, ठीक है, उसकी टाइप आपके पास होती है लॉन्ग, तो उसको अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर मैं अगर मैं फ़र्ज़ करें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ z के नाम से, और उसमें वही वैल्यू जो कि हमारे पास उसमें नहीं आ रही थी, इंट में नहीं आ रही थी, ये देख लें ये वैल्यू थी, तो इधर जब हम इस 7 को 8 करते थे तो नहीं आती थी, तो ये मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। इसकी टाइप मैंने लॉन्ग ले ली है, ठीक है। इसी को मैंने सी आउट किया और उसके साथ इस लॉन्ग का साइज़ भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि साइज़ इसका कितना होता है, ठीक है। तो असल में लॉन्ग का मतलब इंट ही है, मगर इसका साइज़ मेमोरी में अब ज़्यादा होगा। इंट का 4 बाइट है, लॉन्ग का होता है 8। ये भी आपको आउटपुट दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने चलाया F8 से, सॉरी, इसे मैंने चलाया, यहाँ पे देख लें द वैल्यू ऑफ z इज दिस, तो वैल्यू इसने ले ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बॉक्स बड़ा है, ये जगह बड़ी है, ठीक है, और द साइज ऑफ z इज 8, तो इसका मतलब ये 8 बाइट्स हैं, ठीक है। 8 बाइट्स हैं तो इसमें 64 बिट्स होंगे। कैसे निकाला है? 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 की है, क्योंकि 8 बाइट्स हैं तो हर एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 8 इंटू 8 आपके पास जो है तो 64 बिट्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया उसके मुताबिक आप निकाल लें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास निकल आएगी, ठीक है, कि इसमें लॉन्ग में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है। बहरहाल वो हम वैसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, ये जो लिखी हुई है,
ठीक है, इसका मैक्सिमम साइज ये है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ये अब बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, मतलब आपको इतने बड़े नंबर की कभी मतलब आम यूज़ में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें अब आप बहुत बड़ी वैल्यू रख सकते हो। इससे बड़ा नंबर अगर आप लेंगे तो फिर आप अकोमोडेट नहीं कर सकते उसको उसमें, ठीक है। तो उसकी फिर जो है तो अपने और तरीके हैं, मगर वो इस सब्जेक्ट के स्कोप से बाहर है, तो इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख लें, इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर ये मुझे दिखाता है, ये देख लें यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा सा क्लियर आपको ये दिखा देता हूँ। ये देख लें, इसने ये नंबर मुझे दिखा दिया, इसको वो कर रहा है। अब इससे मैं एक नंबर बड़ा करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे कहेगा वही जो पिछली दफ़ा का इसने काम किया था, इसने नेगेटिव साइन इसके साथ लगा दिया। तो उसका मतलब ये कि जो वैल्यू मैंने इसे दी है वो तो उसने वापस नहीं दी हुई। हम इसको इंटरप्रेट नहीं करने जा रहे कि नेगेटिव क्यों लगा है और ये यही वैल्यू क्यों आई है, मगर हमने जो चीज़ दी थी तो वो नहीं दे रहा है, ये कुछ और दे रहा है, ठीक है। तो अगेन अब अगर आप लॉन्ग के साइज से बढ़ते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो बताएं, तो उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, वरना हम आगे जाते हैं। एक दो और डेटा टाइप्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद फिर वो करेंगे। कोई सर क्वेश्चन? पाइथन में तो ये इशू नहीं ना होगा? पाइथन में ये इशू नहीं है, क्योंकि वो अगर आप वैल्यू बड़ी देते हैं तो वो मेमोरी को खुद एडजस्ट कर लेता है उसके लिए, ठीक है। ठीक है तो ये इशू भी है, मगर इसके फ़ायदे भी हैं। इसमें एटलीस्ट आपको मशीन की वर्किंग का पता लग जाता है कि वो काम किस तरह से करता है जब इस तरह की लिमिटेशन आती है। अब पाइथन अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये कम्प्लेक्सिटी तो नहीं आती, मगर आपको पता भी नहीं लगता कि पीछे एक्चुअली काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उन्होंने मुझसे पूछा भी था शुरू में, जब मैं उधर इंट की बात करता था तो वो कहते थे कि लॉन्ग नहीं है इसमें, तो उधर मैं कहता था कि नहीं, लॉन्ग कॉम्बी फिलहाल हम नहीं जानते। तो वहाँ पे मौजूद इसी वजह से नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली साइज को एडजस्ट करता है, ठीक है, और इधर ज़रूरत पड़ती है आपको करना पड़ता है। अच्छा, अब हमने एक और डेटा टाइप भी देखी हुई है, फ्लोट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम इसका साइज है वो ये 3.4 समथिंग समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁻38, ठीक है। हम 10⁻⁴ तो इसमें नहीं लिख सकते, तो इधर साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं जिसमें हम ये ई लगा के ये +38 साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक नोटेशन है। इसका मतलब यही है कि आप अगर ये नंबर लें पूरा का पूरा, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय 10 लेट से ⁻38, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका यही मतलब है। इसको इधर ही मैं कमेंट में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो अब फ्लोट का साइज हम अगर देखना चाहते हैं तो हम बी का साइज देख सकते हैं, या इसमें डायरेक्ट जो है तो फ्लोट लिख सकते हैं। फ्लोट भी मेरे जो है तो आपके पास 4 ही बाइट्स लेता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वैल्यू है जो आपने स्टोर की थी वो आ गई है, क्या था 4 बाइट्स लेता है, मगर ये अब डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है और ये डिफरेंट तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ये जो इंट में जितनी वैल्यू आती थी और इसमें जितनी वैल्यू आती थी, तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। मगर बहरहाल ये आप समझें कि ये जो है तो इसकी अपर लिमिट है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। अगर इसमें चेंज करेंगे तो आपको ये कहेगा, क्या कहेगा वो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखें मैंने चलाया, ये आपको कह रहा है कि इन्फिनिटी है, ठीक है। तो बेसिकली अनडिफाइंड नंबर इसके लिए चल रहा है, क्योंकि इसमें वो डाल नहीं सकता, ठीक है। इसमें वो उसको डाल नहीं सकता, तो इसलिए वो उसको इन्फिनिटी कह रहा है, ठीक है। फ्लोट के लिए जो आपके पास मेमोरी है तो उसमें ये इतना बड़ा नंबर आ नहीं सकता, तो इसीलिए वो कह रहा है कि इसमें जो पड़ा हुआ है तो वो अनडिफाइंड नंबर है जी। डेसिमल के बाद इतनी उसको इजाजत है कि 10⁻39 38 नहीं नहीं की नहीं, ये 39 का मतलब तो ये है कि ये 10⁻, इनफिनिट हो रहा ये मैंने 38 लिखा हुआ है, ये 10⁻38 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर है, है। ठीक है। ये ठीक है कैलकुलेटर ठीक पे है करके देखें, ये आपको बता देगा ना। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 3 के बाद 38 और डिजिट्स होंगे ठीक है सर। पॉइंट से पहले, ठीक है। ठीक सिंपल है सर। सिंपल मैथमेटिक्स का वो है ना। तो अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये इसको इंक्लूड नहीं कर सकता। उसके लिए फिर फ्लोट के अगेंस्ट आपको एक और चीज़ मिलती है, जिस तरह इंट के साथ लॉन्ग है, फ्लोट के साथ जो है तो आपको वो मिलता है, डबल मिलता है, ठीक है। डबल बी पाइथन में नहीं है क्योंकि ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अगेन यहाँ पे इसका साइज़ देख लें, बहुत बड़ा है। आप देख लें पावर में 308 है, ठीक है, पावर में 308 है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। जो इसे आप चलाएंगे तो एक्चुअली आपको ये नंबर यहाँ पे स्टोर करके देगा। अगर इसकी मैं अभी पावर बढ़ा दूँ तो वही जो इन्फिनिटी ऊपर दिखा रहा था तो वो यहाँ पे दिखाएगा, और साइज़ इसका देख लें 8 बाइट्स है,
ठीक है, मगर उस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये डेसिमल पॉइंट की बात आ रही है दरमियान में, ये पॉइंट दरमियान में आ रहा है और ये स्टोर डिफरेंट तरीके से होता है इस तरह के नंबर्स, तो इस वजह से तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी रेंज तक आप नंबर रखेंगे, चाहे कोई लूप चल रहा है या कोई कैलकुलेशन हो रही है, तो एटलीस्ट आपको अपर और लोअर बाउंड्स उसके पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि इस वेरिएबल में वो अकोमोडेट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब अगर मैं लेट से 1 से 10 तक मैंने नंबर रखने हैं और मैं उसके लिए एक लॉन्ग का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, तो मैं मेमोरी वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि वो 1 से 10 तक नंबर्स आपके पास इंट में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का भी हमने ख्याल रखना है ताकि हम मेमोरी वेस्ट ना करें ज़्यादा। जितने ज़्यादा वेरिएबल इस तरह से आप वो करते रहेंगे, डिक्लेयर करते रहेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आप ऑक्यूपाई करते रहेंगे, तो आपका प्रोग्राम जो है तो वो ज़्यादा मेमोरी लेगा, ठीक है। तो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे, इन बातों का ख्याल रखेंगे। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, इससे खैर है फिर आप जाके दोबारा भी देख लें, ठीक है। मगर ये है कि इन चीज़ों को क्लियर करें कि इसमें हर एक चीज़ का क्या मतलब है या क्या वो है, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं, एक और प्रोग्राम है छोटा सा, बस एक डेटा टाइप रह गई है जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है आज, तो उसको करके हम ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है। पाइथन में आपने नोट किया था हमारे पास एक डेटा टाइप थी स्ट्रिंग के नाम से, सी प्लस प्लस में भी एक स्ट्रिंग की डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग की है जिसको कोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहाँ पे पाइथन में आपने देखा होगा हमने दो टाइप के वो देखे थे, स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन देखी थी। एक हमने देखी थी कि इस तरह से थी, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से थी और एक इस तरह से फॉस्ट्रोफी में हम लिखते थे। दिस इज अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से थी और एक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन थी। सी प्लस प्लस में इस तरह की रिप्रेजेंटेशन यूज होती है स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है। और ये जो नीचे की रिप्रेजेंटेशन है तो इसको यूज किया जाता है एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। इसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा कैरेक्टर नहीं आ सकता। तो सी प्लस प्लस में आपके पास कैरेक्टर की बाकायदा एक डेटा टाइप मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो जरा देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास मेन है, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ हुआ है चेक कैरेक्टर के नाम से, ठीक है, चेक अंडरस्कोर कैरेक्टर के नाम से। और वो फंक्शन कहाँ पे है, वो फंक्शन ये हमने इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कोड हमारा सारा का सारा इसके अंदर मौजूद है। और देख लें फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका मतलब ये फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं होगा, मतलब सारी चीज़ें हम इसी के अंदर प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक कैरेक्टर डेटा टाइप ली, ठीक है, वेरिएबल का नाम मैंने ch रख दिया और उसके अंदर एक कैरेक्टर मैंने रख दिया जिसे मैंने कहा कि इस कैरेक्टर में तुम रखो ए कैपिटल ए, ठीक है। तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इसे जब मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, कैरेक्टर की फॉर्म में, तो ये मुझे ये ए एज अ कैरेक्टर प्रिंट करके दे देगा, मतलब मुझे ए जो है तो जवाब में देगा। मैंने प्रिंट किया, इसने कहा इन कैरेक्टर दिस इज ए, ठीक है। आप लोगों को याद होगा सी प्लस वो जो पाइथन थी तो उसमें हमने किया था कि हमने टाइप कास्टिंग की थी, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग में एक नंबर अगर होता था तो उसको अगर हम इंट में कन्वर्ट करना चाहते थे तो वो इंट में कास्ट कर देते थे। तो एग्जैक्टली इसी तरह से आप सी प्लस प्लस में भी कास्ट कर सकते हो। मेरे पास ये कैरेक्टर है, ठीक है, इसको मैं कास्ट करता हूँ इंट में। मैं अब बताता हूँ कि ये कास्ट क्यों हो सकता है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब क्या वो था, तो इसको क्यों कास्ट कर सकते हैं उसका जिक्र अभी आएगा। मगर सबसे पहले हम इस नंबर में इंटरेस्टेड हैं जो नंबर इससे आएगा। मैं कहता हूँ ये कैरेक्टर है तुम्हारे पास, ठीक है, और उसको इंटीजर में तुम मुझे कन्वर्ट करके बता दो, ठीक है। तो ये देख लें ब्रैकेट्स में इंटीजर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये वही जो डेटा टाइप कास्टिंग की वहाँ पे हमने बात की थी, तो वही चीज़ आएगी। तो ये देख लें कि हमें कहता है कि इन कैरेक्टर ch इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो कैरेक्टर में ये ए है मगर इंटीजर में क्या है, ये 65 है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स 26 हैं कि 25 हैं, 25 के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं आपके पास कीबोर्ड पे, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। स्पेस आ जाता है, न्यू लाइन का कैरेक्टर आ जाता है जो कि हमने डिस्कस किया था। तो उन तमाम के तमाम कैरेक्टर्स की इंटीजर में एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए की रिप्रेजेंटेशन 65 से होती है जी। सही है, एस की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हाँ हाँ, उसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है। वो आस्की का जिक्र मैं करूंगा मगर मैं पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो है तो हर एक कैरेक्टर वैल्यू की अपनी एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली जब इसे मैं कहता हूँ कि तुम कैरेक्टर स्टोर करो ए, तो ये इस ए को स्टोर नहीं करता, इसके अगेंस्ट इसके पीछे जो नंबर यूज हो रहा है, अब वो नंबर क्या है आपको नजर आ रहा है 65 है। 65 क्यों है उसका भी जिक्र करते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे जो नंबर यूज हो रहा है,
ठीक है, तो उसको तुम स्टोर करो, ठीक है, उसको तुम स्टोर करो। वो नंबर जब स्टोर होता है तो जब मैं फिर इसको कहता हूं कि तुम इस CH को प्रिंट करो, तो उस नंबर को उठाता है बेसिकली और उसको कैरेक्टर की फॉर्म में प्रिंट करके आपको दिखाता है, इसीलिए यहाँ पे आपको A नजर आता है, ठीक है। अब ये लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन इस तरह से वो है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आपके पास हर एक जो कैरेक्टर है, जो कि मतलब स्पेशल कैरेक्टर जो कीबोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं, उसके लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर की, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको जरा इसका साइज दिखा देता हूँ कि साइज इसका कितना है, वो जरा देखते हैं। सी आउट साइज ऑफ कैरेक्टर लेट्स से, ठीक है, और इधर मैं इसे कहता हूँ साइज ऑफ CH एंड लाइन, ठीक है, और इसे अब रन करते हैं। तो F6 दबाया मैंने, यहाँ पे देखें कहता है साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1, तो हमें पता है कि ये जो 1 दे रहा है ये असल में 1 बाइट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये 8 बिट स्टोर करता है, ठीक है। तो आपके पास 8 बिट में जितने कैरेक्टर आ सकते हैं, 8 बिट का मतलब ये है कि 2⁸8 जिससे 256 बनता है आपके पास, ठीक है। तो मैक्सिमम जो नंबर, क्योंकि हम -1 करते हैं उससे, ठीक है, अगेन मैं ज़रा दिखा देता हूँ जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं हो रही, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो 2⁸8 अगर मैं करूँगा, ठीक है, तो आपसे उससे आपके पास 256 आता है। जब मैं -1 करूँगा तो 255 मैक्सिमम नंबर उससे आ सकता है, 0 से 255 तक नंबर उसमें आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो ASCII टेबल है, ठीक है, इसमें 0 से 255 तक चीज़ें रिप्रेजेंट हो सकती हैं, जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट आ जाते हैं, स्मॉल और कैपिटल दोनों। कीबोर्ड पे जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं, वो तमाम के तमाम। तो ASCII टेबल आप गूगल करके वो कर लें, उसमें से आपको इनके नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि A है और इसका नंबर 65 है, तो अगला आपके पास अगर 66 होगा तो वो B होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ लेट्स से, ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इन टेबल अगर मैं करता हूँ कि इस कैरेक्टर में देखें मैंने +1 किया, मैंने आपको कहा ना कि पीछे इसका नंबर स्टोर होता है, तो 65 + 1 66 हो जाएगा। और इसे मैं कहता हूँ कि इसे कास्ट कर दो किस चीज़ में, कैरेक्टर में, और मुझे दिखा दो, ठीक है। तो इसे अब मैं चलाता हूँ तो ये ASCII टेबल में से अगली वैल्यू उठाएगा जो कि क्या है, B है, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं है? जी सर क्लियर है। अच्छा सर एक चीज थी, जी जी, साइज ऑफ कैरेक्टर 1 में तो आपको 8 बिट कह रहे हैं, तो वो किस लिए? हाँ 8 बिट मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने साइज ऑफ CH किया तो इसने मुझे कहा कि 1 बाइट है। माइक ऑफ ना करें यार मगान, मैं बताता हूँ अब, ठीक है। वो कहता है एक बाइट है ना, बता रहा है ना। जी जी तो 1 बाइट का क्या मतलब होता है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं ना, जी, बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 बिट स्टोर हो सकते हैं, ठीक होगा ठीक है। सर। तो मेरे पास 0 से 255 तक नंबर स्टोर हो सकते हैं। तो आपको अगर मैं यहाँ पे मैं लेट से इधर ही दिखा दूँ, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, तो ये देखें आपके पास ASCII टेबल है जिसमें डिफरेंट वो हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं इसमें, तो ये देख लें A है और इसकी डेसिमल वैल्यू 65 बनती है, B 66 पे है। इसी तरह आपके पास जो है तो ये स्मॉल a 97 पे बनता है, स्मॉल b 98 99 इस तरह से जाते जाएं, ठीक है। तो हर एक उसकी वो है, इस तरह से और कैरेक्टर्स की भी रिप्रेजेंटेशन है। मैं लेट से आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैं A स्टोर नहीं करना चाहता, मैं एक कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ 4। हमने देखा था कि इसमें हम नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। उन नंबर से मुराद ये नहीं होती कि ये नंबर 4 है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक कैरेक्टर 4 है, तो 4 की रिप्रेजेंटेशन भी अब हम दे सकते हैं। अगर इसको मैं चलाता हूँ, ठीक है, F6 मैंने दबाया, ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि कैरेक्टर है 4, इसका जो ASCII वैल्यू है वो 55 है, ठीक है। और नेक्स्ट कैरेक्टर टेबल में क्या है, वो 5 है, ठीक है। इसमें मैं ब्लैंक स्पेस भी स्टोर कर सकता हूँ, मैंने स्पेस स्टोर की, ठीक है, F6 दबाया, देख लें कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि स्पेस है, 32 इसका नंबर है, और अगला जो है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इस टेबल में बहुत सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। मगर प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आती है कि ASCII टेबल सिर्फ जो हमारे पास है
8 बिट का जो है तो इसमें वो है लिमिटेशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें इसमें उर्दू के हम हरूफ स्टोर करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे, चाइनीज़ के करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके हरूफ वगैरह हैं जो कि स्टोर करना चाहें तो वो नहीं कर सकेंगे। अब ये आस्की एक स्टैंडर्ड था जो कि इन्होंने ये टेबल बनाया था और जिसमें ये रिप्रेजेंटेशन की थी। सी बाय डिफ़ॉल्ट आस्की को यूज़ करता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, आस्की को ही यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस में करेंगे तो आपको ये एक लिमिटेशन होगी कि आप सिर्फ 8 बिट तक ही महदूद रहेंगे और आस्की टेबल तक ही महदूद रहेंगे। बाद में फिर ये हुआ कि जब इन्होंने ये देखा कि और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है तो हमें कोड्स चाहिए हर एक के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा टेबल बना लिया यूनिकोड के नाम से। इसमें बिट्स ज़्यादा हैं, अब मुझे याद नहीं है कि कितने हैं, ये आप जाके खुद देख सकते हैं, ठीक है। मगर इसमें आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के, उर्दू के भी हैं, लेट्स से सिंधी सराइकी के भी हैं, चाइनीज़ वगैरह के भी हैं, जो जैपनीज़ लैंग्वेज है उनका भी है, सारों का जो है तो स्पेनिश मैनिश सबका इसमें मौजूद है, ठीक है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसमें फिर आपके पास नंबर ऑफ़ बिट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो है तो आपके पास कैरेक्टर था और उसकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह थी, वो आप वो कर सकते हैं। आस्की टेबल आप खोल के इंटरनेट पे देख लें, उसको स्टडी कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हुई, ठीक है। यूज़ वैसे अगर आप फ़र्ज़ करें सी सी प्लस प्लस में यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इसका यूज़ होगा, मगर आजकल वाइडली जो यूज़ हो रहा है तो वो यूनिकोड ही है, ठीक है जी। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं आप।